लेट अस सी टुडे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। और ये आपको मालूम है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, जो जो रिलेटेड फॉर्मूले हैं उसको लिखेंगे एक एक करके। एलाबोरेटेड चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं डिटेल क्लास में, इंटीग्रेटेड कोर्स वाले क्लास में। अभी वन लाइनर में देखेंगे। पहला हुआ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, हम लोग प्रीवियस क्लास देख चुके हैं। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज ए वेक्टर। ये है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, हम ऐसे लिखेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। बाय डेफिनेशन ये था रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना जल्दी जल्दी डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो बदल रहा है, कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द स्पीड, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ, जिसको हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। टेंजेंट टू पाथ मतलब अगर कोई चीज ऐसा कोई रास्ते में जा रहा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, जब वो इधर से जा रहा था उसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ऐसे था, जब वो इधर से जा रहा था उसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ऐसे था। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज चेंजिंग, है ना। और वेलोसिटी एक वेक्टर है, डायरेक्शन बदल गया भी तो हम कहेंगे वेक्टर बदल गया, और मैग्नीट्यूड बदल गया तब भी हम कहेंगे वेक्टर बदल गया। बताइए तो क्या कोई पार्टिकल किसी एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर सकता है? क्या ये पार्टिकल, ये तीसरी सर से हाथ निकाल, क्या कोई पार्टिकल किसी एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर सकता है? यस सर नो? अरे सर्कुलर पाथ में जाएगा तो स्पीड को मारो गोली, डायरेक्शन तो बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में कैसे जा सकता है? ये पार्टिकल कैन नॉट मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, कांस्टेंट स्पीड में जा सकता है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी में नहीं जा सकता। दूसरा हुआ, जो चीज हम लोग यहाँ पे देखे उसी को देखेंगे। इफ एक्स इज डिस्प्लेसमेंट as a function of x is displacement as a function of t, समय के साथ with respect to t, x is defined of t time t, that is you write x is equal to f of t। then velocity को हम कैसे डिफाइन करते हैं? dx by dt, ध्यान रहे वेक्टर है, आई कैप लिखेंगे। अगर y इज ए फंक्शन ऑफ t होता तो हम वेलोसिटी को dy by dt j कैप लिखते, ठीक है। तो कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो हो सकता है कि वो x एक्सिस में मूव कर रहा है, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग एज ए फंक्शन ऑफ x इज ए फंक्शन ऑफ t। अगर वो y एक्सिस में मूव कर रहा है अलोंग y एक्सिस में तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज y एज ए फंक्शन ऑफ t। अगर वो xy प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट भी बदल रहा होगा, y कोऑर्डिनेट भी बदल रहा होगा। इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट बोथ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी इज vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर होल टॉवर। एनीवे we'll go to that, before that we are considering this dx by dt। point number 3, for a particle moving along a straight line, सारा कंसेप्ट को एक एक तो दो क्वेश्चन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों को बिना पूछे भी जब आंसर बताना होता है बोलो। सो फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, अभी तो हम देखे कि जो वेलोसिटी था वो क्या था, dx by dt इंटू आई कैप, ऐसे था। अभी कोई पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है, सपोज यहां से कोई पार्टिकल चलना शुरू किया और वो इधर जा रहा है, ये dx by dt का मतलब क्या है?
सपोज किसी एक समय में वो पार्टिकल यहाँ से कुछ x1 डिस्टेंस में था, कुछ डेल्टा टी सेकेंड के बाद वो पार्टिकल यहाँ पर आ गया है टू ए डिस्टेंस x2। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना दूर जाना पड़ा उसको, डेल्टा x जाना पड़ा। कितना समय में गया, डेल्टा t सेकेंड में। तो आपका जो dx/dt है उसका मतलब होता है x2 माइनस x1 बाय dt। ध्यान रहे, इट इज x2 माइनस x1 बाय dt। ये हो गया आपका वेलोसिटी का प्रॉपर डेफिनेशन। इस डेफिनेशन से एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रहा है कि अगर वो पार्टिकल, ये जो हम रेफरेंस लिए हैं जहां से डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं उसी को कहते हैं रेफरेंस, वो रेफरेंस से दूर जा रहा है, पार्टिकल दूर जा रहा है, तो ऑब्वियसली x2 विल बी मोर देन x1 एंड योर वेलोसिटी विल बी कमिंग पॉजिटिव, क्योंकि x2 x1 से ज्यादा है। सो दिस इज पॉजिटिव कब होता है, व्हेन पार्टिकल goes away from रेफरेंस से दूर जाएगा तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली इसको हम नेगेटिव कब लेंगे, अगर x2 x1 से छोटा हो जाएगा, मतलब पार्टिकल इधर को अगर आ रहा होगा इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पर था डेल्टा टी सेकेंड बाद इस यहाँ पे की जगह यहाँ पे कहीं होगा, क्योंकि इधर आ रहा था। x2 will be less than x1. In that case, when x2 is less than x1, the velocity will be taken negative when particle moves towards reference. ठीक है। Not only that, यहाँ पे और भी एक इम्पोर्टेंट चीज हमें नोटिस करने के लायक है, वो ये है कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे गया और क्या हो रहा है कि ये ऐसे गया और यहां से मुड़ के वापस आया, मतलब एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस पॉइंट में वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स कर रहा है। तो फिजिकली सोचो कि आप दौड़ के किसी एक डायरेक्शन में जा रहे थे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे थे, स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, बात चल रहा है स्ट्रेट लाइन का, आपको कहा जाएगा उल्टा वापस आओ, तो पहले क्या होगा, पहले आप रुकोगे फिर उल्टा मूव करोगे। दैट मीन्स जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ रिवर्सल, जब अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को उल्टा कर रहा था तब उसका वेलोसिटी इस समय पे क्या था, 0, क्योंकि रुका फिर वापस आया। कोई चीज को ऊपर फेंकेंगे एट द हाईएस्ट पॉइंट इट विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऊपर जाके यहाँ से वापस आने की कोशिश करेगा, मतलब वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी 0। तो ये चीज को याद रखना, ये वेलोसिटी 0 कब होता है, इज 0 कब होता है, व्हेन पार्टिकल रिवर्सेस डायरेक्शन ऑफ मोशन, रिवर्सेस और गोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, रिवर्सेस डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब वो पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स कर रहा है, उल्टा आने की कोशिश कर रहा है, तब उसका वेलोसिटी 0 है, रिवर्सेस डायरेक्शन ऑफ मोशन। इतनी कंसेप्ट के ऊपर कुछ चीजें पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कैसे होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है स्पीड के बराबर, डायरेक्शन होता है टैंजेंट टू द पाथ, it is given by rate of change in displacement literally, but mathematically you write it is dx/dt I cap, which is to be taken positive when particle goes away from reference, negative when particle goes towards the reference, and 0 when the particle is reversing the direction of motion। ध्यान रहे कब, when the particle is moving along a straight line, स्ट्रेट लाइन में जाते वक्त ही अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को कोई रिवर्स करता है। यहाँ पर कोई चीज को अगर ऐसे फेंकेंगे तो हाइट पॉइंट में अपना डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, जा रहा था ऐसे आया ऐसे। अगर ऐसे फेंकेंगे यहाँ पर कहीं भी अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स नहीं किया जाए, डायरेक्शन ऑफ मोशन को ऑपोजिट नहीं किया गया, ये ध्यान में रहना चाहिए। चलिए सीधे सीधे देखते हैं इसके ऊपर क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
displacement of a particle, displacement of a particle at any time t is given by x is equal to it is 12t minus 2t square I cap meters। ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, बस उतना ही दिया गया है। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अगर हमें निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, हमें तो मालूम है कि जो वेलोसिटी है वो तो dx by dt है, दिस मच आई कैप यू नो। अब ये dx dt किया जाए तो 12t का डेरिवेटिव है 12 माइनस 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 4t। मेरे ख्याल से इन चीज़ों को डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन वगैरह डेरिवेटिव वगैरह आता है। x टू दी पावर n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, दैट ऑल ऑफ यू नो। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी आई कैप को आई कैप रह गया मीटर पर सेकेंड। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, t के जगह 2 डालिए, 12 माइनस 4 इंटू 2 इज 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल है। अगर आपको पूछा गया होता व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो आप t के जगह 0 डाले होते और आंसर आता 12 आई कैप। ठीक है, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आए। हो सकता है कि लिखते वक्त आप सुन नहीं पाओगे या सुनते वक्त समझ नहीं पाओगे। इंटेलिजेंट बच्चों का तीनों चीज़ सिंक्रोनाइज्ड रहता है, लिखते भी है, सुनते भी है और समझते भी है और बोलते भी है इन बीच में। ठीक है, शुरू में ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। जिनका नहीं हो रहा है वो लोग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो समझने के लिए। वीडियो इज अवेलेबल, यू कैन रिपीट द वीडियो अगेन। तो समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, हो सके तो उसके साथ साथ लिख भी लीजिए, नहीं हुआ तो मत लिखिए, लेकिन वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप कर लोगे। बिट बी, एट व्हाट टाइम पार्टिकल reverses its direction of motion। कितना समय के बाद पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करेगा। जब भी पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करेगा तो पहले पता तो चले कि पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स कर रहा है क्या, चलो देखते हैं। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, 12 माइनस 2 दैट इज 10 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या था, 12 इंटू टी 48, t के जगह 4 डालो, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 इज 32, 48 माइनस 32 इज 16 मीटर पर सेकेंड। हाँ, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, पहले था 10 बढ़ गया 16, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या था, 12 इंटू 10 इज 120, 2 इंटू 10 का स्क्वायर इज 200, 120 माइनस 200 इज माइनस 80 मीटर्स। मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ा, काफी समय के बाद देखा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो गया। मतलब पक्का जाके वापस आया होगा। कब अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स किया। हम जानते हैं कि एट इंस्टेंट ऑफ रिवर्सल वेलोसिटी क्या होता है, अभी बताया। जिस समय, जिस इंस्टेंट पे, जिस टाइम पे अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को वो उल्टा कर रहा है तब उसका वेलोसिटी 0 होता है। और वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी वाज
12 माइनस 4t इज इक्वल टू 0, क्योंकि यही तो था वेलोसिटी निकाले थे। मतलब t का वैल्यू कितना आएगा 3 सेकेंड्स। एट t इक्वल टू 3 सेकेंड इट वाज रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ में आया? सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिट सी, फाइंड आफ्टर what time it reaches back to starting point। जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट में वो वापस आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आएगा कितनी समय के बाद? जब वो स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आएगा, जहां से गया था वहीं पे वापस आ जाएगा, तब आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। व्हेन इट रीचेस स्टार्टिंग पॉइंट, द डिस्प्लेसमेंट इज 0। ऑलरेडी हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। क्या था डिस्प्लेसमेंट? 12t माइनस 2t स्क्वायर। 12t माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से t का वैल्यू निकालो, it is coming out to be 6 seconds। so t is equal to 6 second। पार्टिकल वापस पहुंचा अपनी स्टार्टिंग पॉइंट में। समझ में आ रहा है? कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं देखिए। डी, फाइंड ओवरऑल एवरेज स्पीड व्हेन इट रीचेस बैक स्टार्टिंग पॉइंट। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट में वापस पहुंचा तो उसका एवरेज स्पीड क्या था? कोई पूछेगा एवरेज वेलोसिटी क्या था? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट पे टोटल टाइम। जब वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट में वापस पहुंचेगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस मूव्ड इज नॉट 0, वो कुछ दूर गया था, मुड़ के वापस आया था। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। कितना दूर गया था? ओहो, हमें तो मालूम है कि इस पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसे था। नहीं, शुरू में ये वेलोसिटी ऐसे था, ऐसे गया था और जाके यहाँ से वापस ऐसे आया था, इधर गया था। जब यहाँ पर पहुंचा कितना दूर गया है? मालूम है जितना दूर इधर की तरफ गया होगा इतना दूर इधर की तरफ आया होगा। यहाँ पे कब पहुंचा हो? जब वेलोसिटी 0 था। क्या था वो? थोड़ी देर पहले निकाले हम लोग। When it reverses its direction of motion, the time was 3 सेकेंड। 3 सेकेंड तक जा रहा था। 3 सेकेंड में कुछ दूर गया होगा। से डिस्टेंस इज d। सो d क्या है? इट इज डिस्टेंस मूव्ड इन 3 सेकेंड्स एंड ड्यूरिंग दिस 3 सेकेंड वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई बदलाव नहीं था। इन 3 सेकेंड्स, तो 3 सेकेंड में कितना दूर गया होगा? अरे उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है ना, डिस्प्लेसमेंट दिया है 12t माइनस 2t स्क्वायर। एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, कोई पार्टिकल इधर कोई जा रहा है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ। 3 सेकेंड के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ। So when a particle is moving in a particular direction without changing the direction of motion, you know the displacement is same as the distance। तो कितना डिस्टेंस जाएगा? t के जगह 3 डाल दीजिए। 12t माइनस 2t स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन में आप डालोगे 12t माइनस 2t स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन में क्या डालोगे? t इज इक्वल टू 3 डाल दी तो कितना हो गया ये? 36 माइनस 18 इज 18 मीटर। मतलब कितना दूर गया होगा वो? 18 मीटर गया होगा, लेकिन उसके बाद वापस भी तो आया होगा। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड व्हेन इट रीचेस बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट? क्या आप में से कोई मेरे को मदद कर सकता है? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड व्हाइल रीचिंग बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट? गया 18 मीटर, मुड़ के वापस आया। अपनी घर तक वापस आते आते उसको कितना दूर जाना पड़ा होगा? गया था 18 तो आएगा 18, कितना हो गया? 36 मीटर्स, है ना? तो टोटल डिस्टेंस इज 36 मीटर्स। आई डोंट नो व्हाई पल्लवी इज नॉट एबल टू फॉलो। क्यों समझ में नहीं आ रहा है पल्लवी, बताओ क्यों नहीं आ रहा? अगर वो 18 मीटर गया, मुड़ के वहां से वापस आया, तो
ये जब यहाँ तक पहुंचेगा कितना दूर गया होगा, गया था 18, आएगा भी 18, टोटल कितना गया होगा 36 मीटर। अच्छा, अगर ये बात है तो क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस मूव इज 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 36 मीटर। और टाइम कितना लिया है, अभी अभी तो निकाले थे, टोटल टाइम ऑफ मोशन इज नथिंग बट इट वाज 6 सेकेंड्स। तो फिर एवरेज स्पीड क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज 6 मीटर पर सेकेंड। क्या बातें समझ में आ रहा है? yes. तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी वाली कंसेप्ट को यूज किए, और उस कंसेप्ट को भी यूज किए फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन व्हेन इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट द इंस्टेंट ऑफ रिवर्सल। जिस समय में वो डायरेक्शन को उल्टा कर रहा है और इट स्टार्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली उसी समय पे उसका वेलोसिटी 0 है। ठीक है, उसका वेलोसिटी उसी समय पे 0 है। दूसरा कंसेप्ट क्या था हमारे स्टेटमेंट में, कि अगर वो पार्टिकल रेफरेंस से दूर जा रहा है वी टेक द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आई कैप, और अगर रेफरेंस की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये चीज को याद रखना है। इस चीज को याद रखते हुए चलिए इस कंसेप्ट के ऊपर भी एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे कि ये मैं डोंट कैटेगराइज की ढेर सारे कैटेगरी में करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आई एम ट्राइंग टू कवर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज पॉसिबल। मान लो कि ये कोई एक अरेंजमेंट है, ऐसा थ्रेड्स कनेक्टेड है और ये ऐसा एक अरेंजमेंट है, पुलीज आर ऑल कनेक्टेड लाइक दिस, यू सी द पुलीज आर हियर। ये पुली का नाम ए है और ये पुली का नाम बी है। इनमें से कोई एक नीचे जा रहा होगा, कोई एक ऊपर जा रहा होगा, नहीं। इफ वेलोसिटी ऑफ ए, पुली ए is 4 meter per second downwards, find velocity of B, B का वेलोसिटी क्या होगा। कंसेप्ट इज सेम। हमें किसी एक कैसे करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे बन सकते हैं, सारा तो नहीं करेंगे। आई एम ट्राइंग टू गिव यू द कंसेप्ट। आई कैन गिव यू सिमिलर क्वेश्चंस एज होमवर्क करके मैं दे दूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास, तो आप उसको करोगे। अभी ये क्वेश्चन में दिया है कि ए इज कमिंग डाउन, ए हेवी वाला पुली है, ये नीचे आ रहा है कितने में, 4 मीटर पर सेकंड में। तो इसका वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए मैं कुछ डिस्प्लेसमेंट का सहारा लेता हूँ। लेट अस असाइन सम डिस्प्लेसमेंट्स टू ए एंड बी। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, किसी के रेफरेंस से डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। किसको रेफरेंस लेते हैं, यूजुअली जो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, एब्सोल्यूट रेस्ट में है, उसको रेफरेंस में लेने से हमें जो वेलोसिटी मिलता है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। मूव करता हुआ कोई बॉडी के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे तो जो वेलोसिटी मिलेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा, रिलेटिव टू दैट बॉडी। अभी ये रूफ तो कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है। चलिए ए का डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। कैसे, लेट अस डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज एक्स। सपोज आई से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज सपोज x1 और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी दिया हुआ है, सपोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी का डिस्प्लेसमेंट को मैं नाम देता हूं x2। थोड़ा ध्यान से देखना, टिपिकल क्वेश्चंस करवा रहा हूं, सीधे सीधे क्वेश्चन तो आपको जनरल क्लास में करवाया गया है। ये x2 है। ए का वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन x1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बी का वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन x2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ए नीचे जा रहा है, when A is going down, it is moving away from the reference। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में here dx1 by dt ये क्या देता है, it is the velocity of A। और ये velocity of A क्या लेंगे, it is going down with 4 meter per second। when A is going down, it is going away from the reference or towards the reference, अवे फ्रॉम द रेफरेंस। अवे फ्रॉम द रेफरेंस होने से हम लोग पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं वेलोसिटी को,
पॉजिटिव, तो लिखेंगे +4। हमें क्या पूछा गया है? वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब हमें पूछा गया है व्हाट इज dx2/dt, ये पूछा गया। अगर ये भी पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे ये नीचे जा रहा है, अगर ये नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे इट इज गोइंग टूवर्ड्स द रेफरेंस, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन हमें सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ए दिया है, वेलोसिटी ऑफ बी पूछा है। थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे दोनों पुली मूव करने लगेंगे x1 भी बदलते रहेगा, x2 भी बदलते रहेगा, लेकिन ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड का लेंथ तो कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ द थ्रेड इज नॉट गोइंग टू चेंज। आप कहोगे ये लेंथ ऑफ द थ्रेड क्या है? आप कहोगे दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, ये चारों लेंथ को जोड़ोगे तो आपको लेंथ ऑफ द थ्रेड मिलेगा। चारों लेंथ मतलब हियर आप कहोगे x1, ये है x1, ये कितना है? ये लेंथ भी तो x1 ही है, प्लस x1 प्लस ये लेंथ क्या है? ये है x2 प्लस ये लेंथ क्या है? ये लेंथ है x2 माइनस x1। This whole thing is equal to length of the thread which is a constant. x1 x2 बदल रहा होगा, length of the thread is same, it is not going to change. Keeping this in mind, आप कहोगे ऐसा केस में सिंप्लीफाई करो तो ये x1 कैंसिल हो गया, मिला x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू L। तो क्या मिला? x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू L। अगर मैं दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करता हूं, इफ आई डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करूंगा तो LHS में हमें क्या मिलने वाला है? LHS में मिलने वाला है dx1/dt एंड dx2/dt। ये चीज हमें निकालना था, थोड़ा जगह की कमी है तो उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब लोग है, स्पेस भी कम मिलता है। बढ़िया। हाँ, तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो क्या मिलेगा? x1 का डिफरेंशिएशन में मिलेगा dx1/dt प्लस ट्वाइस ऑफ dx2/dt एंड दैट इज इक्वल टू L इज ए कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये बन गया 0। वैल्यू डाला जाए, dx1/dt की जगह क्या डालेंगे? +4 प्लस ट्वाइस ऑफ dx2/dt इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ dx2/dt इज कमिंग आउट टू बी -2 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस का मतलब क्या है? इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस और टुवर्ड्स द रेफरेंस, गोइंग टुवर्ड्स द रेफरेंस। ऑब्वियस है, ए अगर नीचे आएगा बी भी नीचे जाएगा, दोनों नीचे तो नहीं जा सकते। ए नीचे आ रहा है तो बी ऊपर जा रहा होगा। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी? 2 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, बस समझ में आया प्रूफ करो। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सी दिस क्वेश्चन। ये कोई एक ब्लॉक है और ये कोई एक दूसरा ब्लॉक है, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय थ्रेड्स। यहाँ पर क्या हुआ है कि पुली लगा ऐसे और यहाँ पर उस पुली को फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पर दूसरा ब्लॉक लगा है, यहाँ पर तीसरा ब्लॉक लगा है, यहाँ पर चौथा ब्लॉक लगा है और ये आके इधर लगा है। सी द डायग्राम हाउ इट इज। ये डायग्राम में आपको दिया गया है कि ये जो दो ब्लॉक्स है, इंटरकनेक्टेड ब्लॉक्स है, इनको अगर हम खींचेंगे, अगर इसको खींचेंगे v1 स्पीड में तो ऑब्वियसली ये भी तो इधर आने लगेगा विद सम v2 स्पीड। क्वेश्चन है इन फिगर शोन फाइंड v1/v2। v1/v2 जब हम इसको खींच रहे हैं तो ये भी तो आएगा v1/v2। ये रेशियो हमें चाहिए। तरीका वही है, आप पहले सारे का डिस्प्लेसमेंट को असाइन करो। कैसे? विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस। रेफरेंस किसको कहेंगे? एन एब्सोल्युटली रेस्ट पॉइंट, जो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पर दोनों ब्लॉक सारा पुली मूव कर रहे हैं, लेकिन आप क्लियरली देख रहे होगे कि ये पॉइंट तो मूव नहीं कर रहा है। इफ आई टेक दिस एज रेफरेंस और ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट को नाम देता हूं x1
ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट को नाम दूंगा x2। कैसे डिस्प्लेसमेंट बताते हैं वो भी तो मालूम है नहीं? तो ये ब्लॉक यहाँ से x1 डिस्टेंस पे, ये उधर को x2 डिस्टेंस पे है ना। हमें पूछा गया है v1 और v2 का रेशियो। क्या आप मुझे बता सकते हो सॉल्यूशन में? हियर dx1 by dt is what? It is velocity of A। ये d है, it is velocity of A। कितना है? कितना है? ऑलरेडी दिया गया है, वो v1 है, लेकिन it is going away from the reference, ये रेफरेंस से दूर जा रहा है, तो लिखेंगे प्लस v1। vb क्या है भैया? vb is rate of change in displacement of block B। क्या है? वो v2 है, लेकिन ध्यान से देखो, B is coming towards the reference, so it will be taken minus v2। ये मालूम चल गया, लेकिन इससे क्या पता चला? हमें तो v1 by v2 निकालना था। ठीक है, कोशिश करते हैं। अब देखो ये दोनों आगे पीछे होंगे, बट लेंथ ऑफ द थ्रेड इज ए कांस्टेंट। बुक में इसको कॉन्स्ट्रेंट मोशन या इंटरकनेक्टेड बॉडी मोशन में करके कैटेगराइज किया है। सारा वेराइटी कवर नहीं कर रहा है, इसलिए मैं सारा टाइप को इंडिविजुअल करके नहीं बता रहा, लेकिन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो तो ये जो लेंथ ऑफ द थ्रेड है दैट इज कांस्टेंट। ये लेंथ ऑफ द थ्रेड कितना है? थोड़ा अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये जो थ्रेड है, इधर वाले सारे थ्रेड x1 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 है, मतलब 5x1। इधर वाले सारे थ्रेड x2 है, x2 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 4x2 है। तो आपको हो गए अगेन यहाँ पे आपको क्या मिल गया? 5x1 plus 4x2 is L, that is not going to change। L is a constant। constant क्या है? length of the thread, that is not going to change। Again you differentiate both the sides, you find 5 dx1 by dt plus 4 dx2 by dt is equal to L का differentiation being a constant, उसका differentiation with respect to time will be 0, it is not changing। So substitute की values 5 dx1 by dt की जगह लिखेंगे v1 plus 4 dx2 by dt की जगह लिखेंगे minus v2। क्या यहाँ से आपको v1 by v2 मिल गया? Yes, v1 by v2 is 4 by 5। समझ में आया? ये जितना स्पीड में जाएगा वो जितना स्पीड में जाएगा, दोनों का स्पीड का रेशियो होगा 4 by 5। I hope you have understood, and we will also see one more question। Here is a lamp post। सारा वेराइटी करना मुश्किल है, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट देने के लिए 2-4 क्वेश्चन कर देता हूँ। सपोज ये लैम्प पोस्ट का हाइट है 6 मीटर और इसके सामने कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है। ही इज अ मैन स्टैंडिंग हियर। ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, इसका हाइट कितना है? 1.5 मीटर। ठीक है, और पक्का है कि इस आदमी का हेड का शेडो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। उसका शेडो आदमी से भी ज्यादा लंबा है, शेडो यहाँ पे आ रहा है। दिस इज द शेडो ऑफ द मैन। अगर ये आदमी अभी दूर भागेगा तो शेडो भी तो भागेगा नहीं। सपोज हम कहेंगे ये मैन भागने लगा, क्या स्पीड में? 2 मीटर पर सेकेंड में। तो उसका शेडो का भी तो सर से पांव तक पूरा शेडो है। क्या शेडो का पांव का स्पीड बता सकते हो? सपोज द मैन रन्स विथ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड। क्या बता सकते हो व्हाट इज द स्पीड ऑफ फुट ऑफ द शेडो? कितना होगा स्पीड ऑफ फुट ऑफ द शेडो? या दिमाग का इस्तेमाल करो, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप जानते हो कि फुट ऑफ द शेडो का जो पांव है वो इस इंसान की पांव के नीचे ही तो हरदम रहेगा। ये इंसान जितने जोर से भागेगा फुट ऑफ द शेडो भी उतनी जोर से भागेगा। सो फुट ऑफ द शेडो इज मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सोचो तो इंसान जितने जोर से भागेगा, हेड ऑफ द शेडो ये भी तो दूर भागेगा। अभी हेड ऑफ द शेडो का स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड होगा, या उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। हो सकता है कि सिर्फ इतना ही आपको पूछा जाएगा। अभी तो हम लोग स्पीड निकालेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में आपको इतना पूछेंगे, हेड ऑफ द शेडो हैज ए वेलोसिटी लेस देन 4 मीटर पर सेकेंड, मोर देन 4 मीटर पर सेकेंड, इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या लग रहा है? मोर देन 4 मीटर पर सेकेंड। क्यों ऐसे लग रहा है? क्योंकि जो आदमी जब
इस खंबे के नीचे खड़ा था उसका हेड का शेडो भी पांव के नीचे था। जब आदमी भाग के इतना दूर गया उसका हेड का शेडो भागते हुए इतना दूर गया, मतलब वो ज्यादा स्पीड में जा रहा होगा। क्वेश्चन है कि क्या है वो स्पीड। द क्वेश्चन इज फाइंड द स्पीड ऑफ हेड ऑफ द शेडो। फाइंड स्पीड ऑफ हेड ऑफ शेडो। तरीका तो वही है। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। दोनों का डिस्प्लेसमेंट को असाइन करो। चलो मानते हैं कि कोई एक फिक्स्ड रेफरेंस से लेते हैं। आई कंसिडर दिस एज ए फिक्स्ड पॉइंट। ये मान लो डिस्प्लेसमेंट को x1 कहते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट को ये x1 क्यों कहेंगे, x कहेंगे तो शायद जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। हाँ, ये है x और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको y कहते हैं। आदमी का रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब dx/dt आपको दिया है। शेडो का हेड का वेलोसिटी पूछा है, मतलब dy/dt निकालना है। यू आर टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ शेडोस हेड। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आपको लग सकता है पहली बार कर रहे हो तो, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए करवाया क्योंकि आया है, पहले एंट्रेंसेस में आया, इसीलिए करवा रहे हैं। हमें पता करना है v2। तो अब क्या कहोगे, पहले आप कहोगे कि हियर dx1/dt जो चीज है वो क्या है, सॉरी dx/dt जो चीज है वो क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द मैन। कितना है, इट इज गिवन 4 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस से दूर भाग रहा है तो +4 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। dy/dt हमें निकालना है, कितना है मालूम नहीं है, लेकिन क्या बता सकते हो dy/dt हमारा पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि ये भी तो रेफरेंस से दूर ही भाग रहा है। ये निकालना है, लेकिन कैसे निकालें यही पता करना है। चलिए इसका वैल्यू को हम लिखते हैं v2 जो हमें पता करना है। हमें अगर x और y में एक रिलेशन लाना पड़ेगा। आप देखोगे कि जो छोटा ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल है, दे आर लुकिंग सिमिलर। छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, ये छोटा ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। तो छोटा ट्रायंगल का ये लेंथ बाय बड़ा ट्रायंगल का ये लेंथ, मतलब ये लेंथ है कितना, ये पूरा है y, यहाँ तक है x, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हो गया y माइनस x, नहीं y माइनस x बाई y इज इक्वल टू 1.5/6। y माइनस x बाई y इज इक्वल टू 1.5/6 विच इज 1/4। सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा 4y माइनस 4x इज इक्वल टू y और 3y इज इक्वल टू 4x, है ना। डिफरेंशिएट अगेन बोथ दी साइड्स। 3 dy/dt इज इक्वल टू 4 dx/dt। dy/dt तो पता करना था, v2 है, सो 3v2 इज इक्वल टू 4 dx/dt। इट इज 4 into 4 which is 16 और v2 is 16/3 meter per second. The shadow's head is moving with a speed of 16/3 meter per second. Hopefully मैं आपको समझा पाया। When it is going away from the reference, you take it positive. Going toward the reference, take it negative, and accordingly approach for calculation of velocity. बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन आपकी जरूरतों को देखते हुए हम अपने आप को यहाँ पे लिमिट करते हैं। We see one concept of velocity, that is rate of change in displacement when the particle is moving along a straight line. Anyway, अगर मैं उसी चीज को यूज करते हुए दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। A particle starts from origin and moves in xy plane in such a way that after any time
टी, इट्स पोजीशन x, y is given by x is equal to 4t square and y is equal to 3t square फाइव टी स्क्वेयर माइनस 4। कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि टी सेकंड के बाद उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई इज गिवन बाय दिस। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। स्पीड पूछा गया है भैया, और हमें मालूम है कि स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर हमें किसी तरह से वेलोसिटी मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि ये उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, कहेंगे वो स्पीड है। डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, आप जानते हो कि वेलोसिटी इज डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट। फर्दरमोर v को आप लिख सकते हो वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, और डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो डी एस एक्स बाई डी टी आई के प्लस डी एस वाई बाई डी टी जे के। एस को एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करें तो ऐसे आ जाएगा। नहीं, कोई पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया है और वो मूव कर रहा है, कैसे रास्ते में कोई जानकारी नहीं है। चाहे तो हम रास्ता निकाल सकते हैं। यहाँ पे दी पाथ इज लुकिंग लाइक ए स्ट्रेट लाइन, दी पाथ इज स्ट्रेट लाइन दिख रहा है यहाँ पे मुझे, आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है कि पाथ इज स्ट्रेट लाइन, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि पाथ कैसा है। सपोज हम कहेंगे इसे रैंडम पाथ में जा रहा है। जब वो आके किसी एक पॉइंट में पहुंच रहा है एक्स वाई पॉइंट में, तब उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका एक एक्स कंपोनेंट भी है और एक वाई कंपोनेंट भी है। एक्स कंपोनेंट ऑब्वियसली इज इक्वल टू एक्स और वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू वाई, क्योंकि कोऑर्डिनेट दिया है एक्स वाई। तो हियर एस क्या है, एक्स आई केप वाई जे केप। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या हुआ, एक्स आई केप प्लस वाई जे केप, और हमें वेलोसिटी चाहिए तो हम कहेंगे वेलोसिटी is coming out to be ds by dt, which is derivative of x I k plus y j k, लेकिन x का वैल्यू दिया गया है, it is dx by dt I k plus dy by dt j k। फैला के इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, करोगे तो उड़ा ली फटाफट। अब dx by dt क्या है, x ऑलरेडी दिया गया है, x इज गिवन 4t स्क्वायर, y इज गिवन 5t स्क्वायर माइनस 4, ऐसा दिया गया है ना, ऐसा दिया गया। और ये नहीं है क्या, अच्छा ठीक है, इसको तो लेके आए यहाँ से। हाँ, दिया गया है क्या, दिया गया है कि x इज 4t स्क्वायर एंड y इज, कॉपी किया तो गया नहीं, अच्छा ठीक। नाउ हाँ, ये हमें दिया गया है x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 4। हाँ, अगर ये हमें मालूम है तो हम कह सकते हैं कि dx बाई dt क्या हो जाएगा भैया, dx बाई dt हो जाएगा 8t आई के, dy बाई dt क्या हो जाएगा 10t, और 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 है, j के 8t इज इक्वल टू 1, वाई t इक्वल टू 1, क्योंकि आपको स्पीड पूछा गया है t इक्वल टू 1 पे। स्पीड t इक्वल टू 1 पे जानने के लिए वेलोसिटी t इक्वल टू 1 पता करना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है।
t equal to 1, the velocity is coming out to be, t की जगह 1 डालिए, 8 i कैप, ये 10 हुआ क्या, 10 माइनस 4, नहीं, ओ गड़बड़ कर दिए थोड़ा, एनीवे 8 प्लस 8 i कैप प्लस 10 j कैप। थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जैसा क्वेश्चन आया था थोड़ा सा मैं वैल्यूज को चेंज करना चाहता हूँ। ये 5t स्क्वायर माइनस 4t था, सॉरी इट वाज 5t स्क्वायर माइनस 4t था, t इज मिसिंग, तो गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन में करेक्शन कर दीजिए। हाँ, तो अब डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, ये 10t नहीं मिलेगा, 10t माइनस 4 ऐसा जे कैप था, क्योंकि हमें ये चीज दिया गया है, डाटा दिया गया है, अपनी मन से तो नहीं कर रहे हैं। देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया हूँ, यू शुड नॉट कंफ्यूज, इट वाज 5t स्क्वायर माइनस 4t, ये था हमारा डाटा दिया गया है। एट t इक्वल टू 1 ये हो गया 8 i कैप, और ये इट इज 10 माइनस 4 इज 6 j कैप। तो व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होल ओवर इज 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। तो when x and y this type of questions are also there in previous years, मैं ऐसा क्वेश्चन को 10 साल में कम से कम 3-4 बार देखा, मतलब सारा, खाली नीट का नहीं, सारा एग्जाम का देख के, उड़ीसा जेई हुआ, नीट का हुआ, जेई मेन हुआ, बहुत सारे एग्जाम को देखते हुए देखा कि ऐसा क्वेश्चन 3-4 बार आया। सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो लिखने के लिए मैं ऐसे लिखा, लेकिन सारा चीज को ग्रास्प करने की कोशिश करिए। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट x दिया गया है तो तुरंत आपको वेलोसिटी दिखना चाहिए, vx इज 8t और vy इज, इसका डिफरेंशिएशन vx स्क्वायर vy स्क्वायर होल ओवर इज द स्पीड। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे। हम लोग अभी नोट पॉइंट 4 में चलेंगे। We have seen the differential approach to this. वेलोसिटी के और भी ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट फाइंड ए सिंगल क्वेश्चन इन योर 10-15 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू नीट, उड़ीसा जेई एंड ऑल अदर्स, तो मैं उसको इंटेंशनली स्किप कर रहा हूँ। देयर इज वन वीडियो ऑन इन माय चैनल दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, खाली वेलोसिटी के ऊपर 4 वीडियो है, इंटरेस्टेड पर्सन्स कैन सी। नाउ वी सी द वेक्टर अप्रोच। वेक्टर अप्रोच, अभी हम कैलकुलस वाला अप्रोच देखे थे। हम देखे कि फॉर ए पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, तो जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं कि इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है ना? तो ये बेवकूफ़ी होगा लिखना कि फॉर ए पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। क्यों लिखेंगे? समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे ये बात तो कुछ ऐसे हुआ, कोई लड़का एक मीठा आम खा रहा था मुंह से, और किधर से खाएगा? मुंह से ही तो खाएगा, है कि नहीं? तो समझ में आना चाहिए कि व्हेन आई से कांस्टेंट वेलोसिटी द मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो आप कहोगे कि जो वेलोसिटी है दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू टाइम टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। नहीं, ऐसा करके हम निकाल सकते हैं। और ये वेक्टर से तो हम लिख सकते हैं vx इंटू टी और vx i कैप प्लस vy j कैप इंटू टी इज इक्वल टू sx i कैप प्लस sy j कैप। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, इस रिलेटेड क्वेश्चन, तो क्या कंक्लूजन मिला? sx इज vx इंटू टी, sy इज vy इंटू टी। ये समझ में आया? sx इज vx इंटू टी
एंड एस वाई इज वी वाई इंटू टी। वाई डिरेक्शन में कितना दूर जाएगा, दिस। समझ में आया? लेट मी गिव यू ए स्मॉल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, फिर इसको करेंगे। सपोजिंग हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक स्क्वायर शेप का कैरम बोर्ड है। ये इस कैरम बोर्ड का साइड लेंथ दिया है सपोज 2 मीटर। बड़ा सा कैरम बोर्ड है, बहुत बड़ा सा किंग साइज कैरम बोर्ड, साइड लेंथ इज 2 मीटर। अब यहां से चलो मानते हैं कि कोई होल नहीं है, यहां से कोई पार्टिकल को हम फेंकेंगे। ये साइड लेंथ 2 मीटर है और कोई पार्टिकल को फेंका गया, यहां से कोई पार्टिकल को फेंका गया वेलोसिटी v में, तो जाएगा दूसरी तरफ मारेगा। फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द अदर एंड। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है, द पार्टिकल was thrown from P with velocity v. Find after what time it strikes other edge, दूसरे एज को पहली बार कब मारेगा। इफ दो केस दिया गया है, बीट नंबर 1 में दिया वेलोसिटी इज 6 i कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकेंड। दूसरा दिया गया है वेलोसिटी इज 3 i कैप प्लस 5 j कैप। ये पार्टिकल कब जाके मारेगा दूसरे एंड को। थोड़ा क्वेश्चन में कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। अब ये स्क्वायर बोर्ड है और इनकी साइड लेंथ दिया गया है 2 मीटर ईच। कितना समय के बाद ये पार्टिकल इधर जाके मारेगा ये पूछा गया। I will draw the case in the next page. Here is a square board. ये स्क्वायर बोर्ड को पार्टिकल चलने वाला है यहां से। ये दिया है 2 मीटर, ये दिया है 2 मीटर। अगर वो पार्टिकल कुछ ऐसे चलता, इस डायरेक्शन में चलता तो इस डायरेक्शन में अगर ये चलता तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होता। अगर वो पार्टिकल ऐसे जाता तो कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होता, वेलोसिटी का x कंपोनेंट ज्यादा होता कि y कंपोनेंट ज्यादा होता। सेम होता है, x कंपोनेंट जितना होगा y कंपोनेंट उतना होगा, दोनों एंगल बराबर है। लेकिन हमारा वेलोसिटी के तो कंपोनेंट्स बराबर नहीं है। पहला केस में 6 i कैप प्लस 2 j कैप, x कंपोनेंट ज्यादा है y कंपोनेंट कम है, तो इस वेलोसिटी को v1 को, इस वेलोसिटी को v2 को। v1 क्या है, v1 इज समथिंग लाइक दिस, x कंपोनेंट ज्यादा है तो इट मस्ट बी टूवर्ड्स x एक्सिस, ये हो गया v1। v2 के लिए देखो तो y कंपोनेंट ज्यादा है x कंपोनेंट कम है, इसका मतलब ये वेलोसिटी मस्ट बी समथिंग लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये जो बॉडी है ये जाके आपका यहाँ पे मारेगा और ये जो बॉडी है ये जाके यहाँ पे मारेगा। तो v1 कब मारेगा, v2 कब मारेगा, ये पूछा गया। तो ये समझना जरूरी था। चलिए फॉर v1 is equal to 6 i कैप प्लस 2 j कैप, 6 i कैप प्लस 2 j कैप, ये आके यहाँ पे मार रहा है और ये होगा डिस्प्लेसमेंट
आप जानते हो कि V1 इंटू टी इज इक्वल टू, इसको आप डिस्प्लेसमेंट S1 कहो, तो आप कहोगे जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, देखो क्या था, Sx वाज Vxt, Sy वाज Vyt। Sx मतलब S1 का x कंपोनेंट इज Vx इंटू टी, V1 का x कंपोनेंट इंटू टाइम, एंड S2x इज इक्वल टू V1 का सॉरी गड़बड़ कर दिया, S1 का y कंपोनेंट, S1 का x कंपोनेंट इज V1 xt, S1 का y कंपोनेंट इज V1 का y कंपोनेंट इंटू t। हाँ, ये सब हमें मालूम है, कोई नई चीज नहीं है। S1 का y कंपोनेंट, S1 का हम यूजुअली इसको लेते हैं x एक्सिस और ये y एक्सिस। S1 वेक्टर का y कंपोनेंट है ये, क्या ये कितना है हमें मालूम है? नहीं, मालूम नहीं है। अच्छा, क्या S1 का x कंपोनेंट मालूम है? यस, इट इज 2। तो हम ये वाला स्टेटमेंट को यूज करेंगे क्योंकि S1 का x कंपोनेंट 2 है। तो फ्रॉम दिस व्हाट वी सी, 2 इज इक्वल टू V1x, V1 का x कंपोनेंट इज 6 इंटू t, मतलब t हो गया 1/3 सेकेंड्स। ये 1/3 सेकेंड के बाद मारेगा कौन? जिसको V1 स्पीड में, V1 वेलोसिटी में फेंका गया। सेम वे फॉर V2, V2 क्या था, 3ik प्लस 5jk मीटर पर सेकेंड। अगेन आप कहोगे S2 का y कंपोनेंट, ये गया ऐसे यहाँ पे आके मारा, ये S2 है, क्या इसका x कंपोनेंट हमें मालूम है कितना गया वो x डायरेक्शन में? ये डिस्टेंस गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ S2 और इसका x कंपोनेंट इज दिस। ये कितना x डायरेक्शन में गया है वो हमें मालूम नहीं है, तो ठीक है, इसको क्यों यूज करेंगे? क्या S2 का y कंपोनेंट मालूम है? हाँ, जब वो यहाँ से यहाँ पर गया, S2 का y कंपोनेंट इज दिस। ये लेंथ कितना है? ये भी तो 2 मीटर है। तो फिर से आप कहोगे S2y इज इक्वल टू V2 का y कंपोनेंट इंटू t, और t कितना हो गया? S2y बाय V2y। S2y क्या है? इट इज 2। V2y क्या है? V2 का y कंपोनेंट इज 5, सो इट इज 2/5 सेकेंड्स। तो V2 2/5 सेकेंड के बाद मारेगा और V1 1/3 सेकेंड के बाद मारेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, कंसेप्चुअल था वो, आपको ये सारा चीज नहीं पूछेंगे, बट ये सब करने से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है, क्योंकि हमें रिवर क्रॉसिंग न्यूमेरिकल्स करना है। ठीक है, नाउ विल टेक ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो बार बार डिफरेंट रंग रूप में आते रहता है, रिवर क्रॉसिंग न्यूमेरिकल्स। हम इसको पॉइंट नंबर 5 में लेंगे, थ्योरी पॉइंट नंबर 5। रिवर क्रॉसिंग रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। दिया है कि कोई एक रिवर है, ये एक नदी है, और दिया है कि इसका कुछ विड्थ भी दिया हुआ है, ये विड्थ ऑफ द रिवर इज 100 मीटर, और दिया हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज Vf। क्या दिया है? दिया है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज गिवन Vf, और डाटा क्या दिया है? दिया कि एक आदमी तैर सकता है, ए मैन कैन स्विम with velocity Vm with respect to water। देखिए, मैं सारा टिपिकल वेराइटी को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ,
डिटेल्स चाहिए तो चैनल में वीडियो पढ़े, रिवर क्रॉसिंग के ऊपर पूरा एक कंप्लीट क्लास लिए थे, आप देख सकते हो। मैं भी हाँ रिवर क्रॉसिंग ने निकल करके किए थे, आप लोग देख सकते हो। बहुत डिटेल्स में लिखे, यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला डेवलप करेंगे। ए मैन कैन स्विम विथ वेलोसिटी vm विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बात ये एक एक करके करेंगे। सपोज वो आदमी कुछ ऐसा स्विम करना शुरू करता है एट एन एंगल थीटा, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन एट एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वो स्विम करने लगा। तो कुछ डाटा हम लोग इसके ऊपर भी लिखना शुरू करते हैं। पहला हुआ, कोई अगर आपको पूछेगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, सो v is net velocity of swimmer। ऑब्वियसली ये पॉइंट नंबर 1 है। और नेट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें लिखा रहा हूं अभी याद रखना। नेट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इट इज ऑब्वियसली द वेक्टर सम ऑफ vm एंड vf, क्योंकि वो स्विम नहीं करता तो vf स्पीड में जाता फ्लोट करते हुए। अब अगर फ्लो नहीं होता vm स्पीड में जा रहा, अब ये दोनों है तो दिस प्लस दिस, इट इज द वेक्टर सम ऑफ vm प्लस vf। ठीक है, vm प्लस vf, अच्छा ठीक है, vm प्लस vf है। ठीक। दूसरा, ये जो vm प्लस vf है, vnet है, इस vnet को आप लिख सकते हो ना कैसे? इट इज vm का x कंपोनेंट, vm का x कंपोनेंट, vm का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? vm cos थीटा। ये हम ले रहे हैं हमारा अपना x एक्सिस, ये ले रहे हैं y एक्सिस। vm का x कंपोनेंट हो गया vm cos थीटा, और vm का x कंपोनेंट लिख दो vx, तो ये हो गया vy, vm cos थीटा, और ये हो गया vm sin थीटा। तो हम कहेंगे इट इज vm x कंपोनेंट हो गया cos थीटा i कैप प्लस vm sin थीटा j कैप प्लस vf का x कंपोनेंट, vf का x कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो का x कंपोनेंट। अरे ये तो पूरा की पूरा x डायरेक्शन में था, तो हम कहेंगे इट इज इक्वल टू vf i कैप, इसका y कंपोनेंट 0 है। ये जो चीज हमारे सामने आया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा पकड़ के रखना मेरे भाई। दैट इज इक्वल टू vm cos थीटा प्लस vf i कैप, vm cos थीटा प्लस vf i कैप प्लस vm sin थीटा j कैप, एंड आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस इज vnet का x कंपोनेंट i कैप एंड y कंपोनेंट j कैप। vm का नेट वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो गया vm cos थीटा प्लस दिस, नेट वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया vm sin थीटा। क्या यहाँ तक की चीजें समझ में आया? यस, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। लुक एट द क्वेश्चन, द मैन इज स्विमिंग लाइक दिस। कितनी समय के बाद वो दूसरी तरफ पहुंचेगा? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ऑब्वियसली उसके पास दो वेलोसिटी है, और ये जो दोनों वेलोसिटी है, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ बीचों बीच होगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी वो मूव करेगा, अल्टीमेटली आके यहाँ पे कहीं पहुंचेगा। जब वो यहाँ पे आके पहुंचेगा, आप कहोगे ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। कितनी समय के बाद पहुंचेगा? कितनी समय के बाद पहुंचेगा? गो टू नोट पॉइंट नंबर 4। बात चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी का। Sx इज इक्वल टू Vx इंटू टी, Sy इज इक्वल टू Vy इंटू टी। तो अगर हमें Sx Vx पता चल जाएगा तब भी टाइम पता चल जाएगा, Sy Vy पता चल जाएगा तब भी टाइम पता चल जाएगा। देखना है क्या मालूम है। चलो देखते हैं हमारे डाटा में। अगर हमें
हमें एस एक्स वी एक्स मालूम है तो टी पता चल जाएगा, एस वाई वी वाई मालूम है तो टी पता चल जाएगा। यहाँ पर एस का एक्स कंपोनेंट कौन सा है भाई, इसका एक्स कंपोनेंट तो ये है, ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया एक्स कंपोनेंट एस एक्स, और ये हो गया एस वाई। क्या आपको एस एक्स मालूम है कितना दूर गया होगा? हाँ मालूम नहीं है। एस वाई हाँ ये मालूम है, ये कितना है, ये 100 दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो when we are writing everything VM, VF and everything, why to write 100? Let us write D. Width of the river is D. We'll make generalized formula. अब हमें SX मालूम नहीं है, SY मालूम है, ठीक है। चलिए टाइम required to cross the river is equal to, हम कह सकते हैं कि एस वाई बाई वी वाई है। क्यों? क्योंकि एस वाई इज वी वाई इंटू टी। बात कांस्टेंट वेलोसिटी का चल रहा है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, ध्यान रहे। एस वाई कितना है, वो जब यहां से यहां पर गया डिस्प्लेसमेंट हुआ एस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट तो डी है, डी इज द विड्थ ऑफ द रिवर, सो यू से इट इज डी। वी वाई क्या है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है, वी एम साइन थीटा। तो एज ए स्टैंडर्ड डिराइव्ड फॉर्मूला, आप इसका आंसर को याद रखो। कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने के लिए, डी बाई वी एम साइन थीटा। देखो इसमें वी एफ का कोई रोल ही नहीं रहा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो का कोई रोल नहीं रहा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो का कोई रोल नहीं रहा। अब ओरल क्वेश्चन बनाना है इसको। सपोज मैं पूछूं कि हमारे पास कोई एक रिवर था, ये रिवर का विड्थ दिया गया था 100 मीटर, फटाफट आंसर बताना है क्वेश्चन खत्म होते होते। वेलोसिटी ऑफ फ्लो था 4 मीटर पर सेकेंड, कोई आदमी स्विम करने लगा, क्या डायरेक्शन में, द मैन स्टार्ट्स स्विमिंग विथ ए स्पीड से 6 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो। कितना समय लगेगा क्रॉस करने के लिए, कितना समय लगेगा, Vm का sin थीटा कंपोनेंट 6 sin 30 is 3 और 100/3 खत्म, 100/3 सेकंड लगेगा। एनीवे कोचिंग को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर कोई कोऑपरेट और पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग नोट्स बनाने में लगे हुए हैं, जबकि वीडियो फ्रीली रहेगा आपके पास लिखने के लिए। अरे यार तुम लोग फायदा उठाना नहीं जानते। तो इसमें टाइम लग जाएगा 100/3, तो हो गया ना 30 सेकंड्स में बनने वाली क्वेश्चन। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही रेगुलरली आता है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सारा क्वेश्चन बड़े टॉपिक टिपिकल है और इंटरेस्टिंग है। 100/3 सेकंड्स। चलिए मैं क्वेश्चन को बदल देता हूँ। किसी एक दूसरे दिन जब वो आदमी फिर से तैरने के लिए आया, पहला दिन गया था 100/3 सेकंड लगा था, लेकिन तब देखा वेलोसिटी ऑफ फ्लो 4 नहीं, बहुत जोर से बहाव आया है, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अब उसको क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा, वो ऐसा ही स्विम करता है तो when this was 4 मीटर पर सेकेंड, क्रॉस करने के लिए लगा था 100/3 सेकेंड, when becomes 40 मीटर पर सेकेंड, जोर से करंट आ गया है पानी का, तो क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा, सेम टाइम। समझ में आ रहा ना, ये बात पकड़ में आ गया। तो क्या देखें, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। नेक्स्ट बिट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, मिनिमम टाइम for minimum time to cross the river। T अभी हम लोग देख लिए थे, ये क्या था, इट वाज d by vm sin थीटा। टाइम का फॉर्मूला अभी हम निकाल दिए, इट वाज d by vm sin थीटा। दिस क्वांटिटी विल बी मिनिमम। ये मिनिमम होगा कब, d तो d है, रिवर का चौड़ाई को कम नहीं कर सकता वो तो फिक्स है, अपना स्पीड भी बढ़ा नहीं सकता है,
ओनली थिंग ही कैन चेंज सुइटेबल डायरेक्शन थीटा, थीटा का वैल्यू को सुइटेबल चेंज कर सकते हैं। ये मिनिमम होगा, सो साइन थीटा मस्ट बी मैक्सिमम, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, थीटा इज 90 डिग्री। मतलब उसको कैसे स्विम करना चाहिए कि रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा। टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, he has to swim perpendicular to flow। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। द मिनिमम टाइम टेकन, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह डाल दो डी, इट इज डी बाई वी एम। आंसर याद रखो, टी मिनिमम कितना है, डी बाई वी एम। सो कितना कम समय में कोई आदमी किसी रिवर को क्रॉस कर सकता है, कितना कम टाइम में क्रॉस कर सकता है, डी बाई वी एम, उससे कम टाइम में नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए उसको कैसे स्विम करना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। नाउ फॉर यू क्वेश्चन, हियर इज ए रिवर जिसका विड्थ है 100 मीटर, वही पुराना वाला रिवर। यहाँ पे उसका स्पीड कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड, और a man can swim with a speed of say 10 मीटर पर सेकेंड। मिसाइल मैन है, सुपरमैन है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड काफी ज्यादा होता है, मान लो सुपरमैन है। द मैन कैन स्विम विथ 10 मीटर पर सेकेंड, इन व्हिच डायरेक्शन ही हैज टू स्विम टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, he has to swim perpendicular to the flow। in what minimum time he can cross the river, 100/10। ये 5 का कोई मतलब ही नहीं है, समझ में आ गया। तो in what minimum time a man can cross the river, अगर हम कहेंगे वो इधर को जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड में, तो कितना कम समय में वो क्रॉस करेगा, टी मिनिमम हो जाएगा, टी मिनिमम हो जाएगा 100/10। तो ओरल क्वेश्चन बनेगा। ये सब का स्टैंडर्ड डिराइव्ड फॉर्मूला को याद रखो, है ना। इन व्हाट मिनिमम टाइम ही कैन क्रॉस द रिवर इन 10 सेकेंड। व्हेन ही इज क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, इधर जा रहा है, क्या वो यहाँ पे पहुंच रहा है, नहीं, वो तो इन दोनों का रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा, इधर कहीं पहुंचेगा। ये मत सोचना है कि मिनिमम में टाइम में जाएगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, जल्दी पार करने से ऑपोजिट एंड में नहीं पहुंचेगा। तो पॉइंट नंबर 4, टू रीच जस्ट ऑपोजिट पॉइंट ऑफ रिवर, अब ई हो गया रिवर हमारा। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऐसा है, वो आदमी को यहां से शुरू करके जस्ट अपोजिट पॉइंट में पहुंचना है। यहां पे पहुंचना है आदमी को, वो कौन सा डायरेक्शन में स्विम करेगा, वो आदमी किधर को स्विम करेगा मालूम नहीं है। ही विल स्विम इन सम डायरेक्शन लाइक दिस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। लेकिन आपको तो दिख रहा होगा, क्या बेवकूफी है सर, इधर को स्विम करेगा तो इधर जाएगा क्या, वो तो इधर जाएगा। ठीक है, हम लोग स्टैंडर्ड केस इसको लेके शुरू किए थे, ये एंगल को हम थीटा लिए थे, ये एंगल को हमने थीटा लिए थे। कोई आदमी ऐसे स्विम किया, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट ही विल रीच द जस्ट अपोजिट पॉइंट। ए से स्टार्ट किया, बी में पहुंचा। आप बिफोर वी गो फॉर द आंसर, आप थोड़ा कोशिश करके बताओ कि अगर वो ए से शुरू करके बी में पहुंचना है उसको, थीटा का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 90, इक्वल टू 90, मोर देन 90? मोर देन 90 भैया। ये अगर इधर को कहीं जाएगा, ये वेलोसिटी रिजल्टेंट कुछ इधर होगा। लेकिन साथ साथ हमें ये भी समझ में आया कि वो आदमी इधर पहुंचेगा, यहां से शुरू किया इधर पहुंचा, मतलब
उसका नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा, नेट वेलोसिटी ऐसे होगा। तो नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, क्या बता सकते हो? व्हिच कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट? कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा अगर वो ऐसे जा रहा है जस्ट अपोजिट पॉइंट में? एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। वापस चले हमारे पुराने क्वेश्चन में, क्या था एक्स कंपोनेंट? क्या था? द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वाज समथिंग लाइक vm cos थीटा प्लस vf, था कि नहीं? यही तो हमारा केस था, यही केस को हम लोग डील कर रहे हैं। इधर जा रहा था, इधर जाता एंगल थीटा था। एक्स कंपोनेंट इज नथिंग बट vm cos थीटा प्लस vf। ये जीरो होना जरूरी है, ये जीरो होना जरूरी है। टू रीच द जस्ट अपोजिट पॉइंट यू से v नेट का x कंपोनेंट शुड बी जीरो, दैट इज vm cos थीटा प्लस vf मस्ट बी इक्वल टू जीरो। समझ में आया क्या? यस। तो आप कहोगे cos थीटा कितना है? cos थीटा इज माइनस vf बाय vm। तो वहां से हमें थीटा मिल जाएगा। ध्यान रहे किसी एक रिवर में वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज, सोच के बताना बेटा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 3 मीटर पर सेकेंड। किसी एक रिवर में दिया है, किसी एक रिवर में वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 3 मीटर पर सेकेंड। Velocity of man with respect to water is 6 meter per second. In which direction the man has to swim to reach the just opposite point? ये हो गया 3, ये हो गया 6, -1/2। थीटा का वैल्यू आया 120 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री में अगर वो स्विम करेगा विल रीच द जस्ट अपोजिट पॉइंट। What time he will take to cross the river? Time taken to cross is equal to, ये गया है यहां से यहां पर, तो हम कहेंगे SY by VY। सर SY by VY क्यों किए? SX by VX क्यों नहीं किए? SX क्या है भाई? What is SX here? जीरो। S तो ऐसा ही है, डिस्प्लेसमेंट, उसका x कंपोनेंट जीरो है। वेलोसिटी भी ऐसा है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है? जीरो। जीरो बाई जीरो से कैसे डिफाइन करेंगे? 2 इंटू 0/0 जितना होता है 3 इंटू 0/0 भी तो वही होता है। तो क्या हम यहां से निकाल सकते हैं 0/0 से? नहीं निकाल सकते, तो SY पे VY करते हैं। SY तो है विड्थ ऑफ द रिवर जो हमें दिया गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन क्वेश्चन, और मेन क्वेश्चन में विड्थ ऑफ द रिवर दिया गया था D, विड्थ ऑफ द रिवर दिया गया था D, और SY था D, और VY क्या था? VY was Vm sin थीटा, नहीं Vm sin थीटा, ओ Vm sin थीटा, ठीक है। इट इज क्या लगेगा टाइम उसको? SY बाय Vm sin थीटा, Vm sin थीटा। थोड़ा इस फॉर्मूले को याद रखना, मैं बता रहा हूं। हमें मालूम है कि वो आदमी 120 डिग्री करके जा रहा है, ठीक है। cos थीटा इज माइनस VF। क्या हम sin थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? इट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, नहीं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। देखो cos थीटा आया है, ये sin थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? cos थीटा और sin थीटा यू नो इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज VF का स्क्वायर, Vm का स्क्वायर का रूट ओवर। सिंप्लीफाई करो तो इट इज कमिंग आउट टू बी Vm स्क्वायर माइनस VF स्क्वायर का रूट ओवर बाई Vm का स्क्वायर। Vm का स्क्वायर का रूट ओवर होता है Vm। डाल दीजिए, डाल दीजिए, Vm क्या आएगा? Vm इज Vm स्क्वायर माइनस VF स्क्वायर का रूट ओवर। Vm sin थीटा इज Vm कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो टाइम टेकन
to reach just opposite point of रिवर का जस्ट अपोजिट पॉइंट को पहुंचने का टाइम क्या है, t इज इक्वल टू डी बाय vm साइन थीटा करो। अगर किसी तरह से थीटा डायरेक्टली पता चल गया है तो वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे हमारा वो पुराना वाला एग्जांपल केस लिए थे, वहां पर थीटा का वैल्यू 120 डिग्री था, साइन थीटा की जगह साइन 120 डाल देंगे तो √3/2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये 2d/√3 भी। लेकिन हम जनरल फॉर्मूला को याद रखेंगे। क्या था जनरल फॉर्मूला? साइन थीटा की जगह वैल्यू देख लिए, ये vm का स्क्वायर माइनस vf का स्क्वायर का √, होल डिवाइडेड बाय vm। तो हमें मिला क्या? मिला साइन थीटा की जगह वैल्यू लिख देना है, ये वाला नहीं, ये वाला वैल्यू लिखेंगे। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो vm कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? द मिनिमम टाइम इन व्हिच द टाइम टेकन टू क्रॉस द जस्ट ऑपोजिट पॉइंट ऑफ द रिवर इज, है ना। कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। मिनिमम टाइम इन व्हिच ही कैन क्रॉस द रिवर d/vm, द टाइम इन व्हिच ही कैन रीच द जस्ट ऑपोजिट पॉइंट ऑफ द रिवर d/vm² माइनस vf² होल डिवाइड। नहीं, ऐसे करके करना है। क्या ये सारा फॉर्मूला आपको समझ में आया? यस, बढ़िया। तो ये हम लोग देख लिए रिवर क्रॉसिंग न्यूमेरिकल्स। आपको मटेरियल में ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप सीधे सीधे इसका यूज करना। वी हैव सीन जस्ट नाउ द वेक्टर अप्रोच ऑफ वेलोसिटी। वेक्टर अप्रोच ऑफ वेलोसिटी को हम लोग अभी देखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट कॉन्स्ट्रेंट मोशन कैसे होता है, रिजिड बॉडी मोशन के बारे में बताना चाहूंगा। इजी क्वेश्चंस होते हैं, 30 सेकंड में बनने की लायक होते हैं, तो हमें इसको कर लेना चाहिए। बिफोर दैट मैं आपको और भी एक बता दूं, वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बॉडी। शायद ये हमारा नोट पॉइंट नंबर 4, 5, 6 कुछ आएगा। हाँ 4 गया था, 4, 5 आएगा, नोट 5 गया था, नोट 6 में आएगा। नोट पॉइंट नंबर 6। कोई बॉडी का वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट पता करना है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ end points are known, velocity of end points are known। जब एंड पॉइंट का वेलोसिटी मालूम है, मिड पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा आपको पता करना है। हाँ तो क्या है, सपोज हम कहेंगे कि कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये कोई एक दूसरा पॉइंट है, ये कोई एक फिक्स्ड रेफरेंस है, कोई एक रेफरेंस से हम इस पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट ए, और दिस इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाया गया है। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए? रेट ऑफ चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। ये हो गया, मान लो डिस्प्लेसमेंट इसका x कह देते हैं, इसका y कह देते हैं समझने के लिए। वेक्टर चैप्टर में हम लोग पढ़े कि अगर हम ये जो बॉडी है, कोई एक बॉडी रखा है यहाँ पे जिसका 2 एंड है, A एंड B। चलो मानते हैं कि C इज द सेंट्रल पॉइंट और मिड पॉइंट। तो जो मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कॉल इट Z। और पहले भी हम लोग यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ देख चुके हैं कि अगर मैं निकालना चाहूंगा कि व्हाट इज जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो मुझे पहले एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। वेक्टर एक्स और वाई को लेके जोड़ के अगर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। मैं
दोबारा ड्रॉ करना चाहूँगा। मैं अगर निकालना चाहूँगा कि हाउ इज द सम ऑफ वेक्टर x एंड y, वेक्टर x और वेक्टर y का मैं सम निकालना चाहूँगा, तो फिर मुझे एक पैरेललोग्राम बनाना चाहिए। और मैं जब ऐसे पैरेललोग्राम बनाया तो मैं देखा कि x और y को जोड़ता हुआ जो वेक्टर है, जोड़ता हुआ जो वेक्टर है वो दिखने में कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये तो ऐसा पैरेललोग्राम बन रहा है, तो ऑब्वियसली दिस लेंथ विल बी लाइक दिस। एंड इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम द डायगोनल्स इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट, रेदर द बाइसेक्ट, मतलब ये जो पूरा वेक्टर है यहां से यहां तक, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर है x प्लस वाई, यू नो बाय पैरेललोग्राम लॉ। तो ये जो वेक्टर है OC, वो वेक्टर क्या रहेगा, x प्लस वाई का आधा। तो आप कहोगे कि जो z है वो क्या है, इट इज x प्लस वाई का आधा। नहीं, अगर a का कोऑर्डिनेट है, a का पोजीशन वेक्टर है x, b का पोजीशन वेक्टर है y, तो c विच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड b, उसका पोजीशन वेक्टर है z गिवन बाय x प्लस वाई बाई 2। कैसे हुआ आपको मालूम है, यहां से पता चल रहा है कि z इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, dz बाई dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ dx बाई dt प्लस dy बाई dt, मतलब velocity of c is half of velocity of a plus velocity of b by 2। ये याद रखना है, when the velocities of the end points are known, a और b का वेलोसिटी मालूम है, तो मिड पॉइंट का वेलोसिटी होता है वेक्टोरियली va plus vb का सम by 2। क्या ये बात समझ में आया? मैं आपको छोटे छोटे दो क्वेश्चन करवाता हूं, मैं पूरा ध्यान रख रहा हूं कि किस किस्म की क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो लिमिटेशन वही है, जो क्वेश्चन को 30 सेकंड में बन सकेगा वही आपकी लायक क्वेश्चन है, बाकी सारे नालायक है। नालायकों को छोड़ के जो लायक क्वेश्चन है उनको करवाना है। मान लो कि ये कोई एक प्लांक रखा है, दिस प्लांक इज हियर and another similar plank is also here, और इन दोनों के बीच में एक सिलेंडर फंसा हुआ है। You see a cylinder is trapped between these two। अब ये सिलेंडर को हमें निकालना है, उसका वेलोसिटी क्या होगा। सपोज ये ऊपर वाला प्लांक को मैंने खींचने लगा विथ सम वेलोसिटी, सपोज हम कहेंगे इसको खींचने लगे विथ सम वेलोसिटी से 8 मीटर पर सेकेंड, और नीचे वाले प्लांक को मैं खींचने लगा विथ सम वेलोसिटी से समथिंग लाइक 2 मीटर पर सेकेंड, तो देयर इज नो स्लाइडिंग एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। तो ऑब्वियसली जैसे खींचेंगे स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, तो ये घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये घूमते घूमते आगे जाएगा, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, द सिलेंडर विल रोल। क्या स्पीड में, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर। ध्यान से देख लो राखी इधर, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है, इफ देयर इज नो स्लाइडिंग एट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वेलोसिटी पता करना है। स्लाइडिंग नहीं है, दो चीज मूव करे, मेरे दोनों हाथ को मूव करवा रहा हूं, स्लाइडिंग नहीं है, मतलब ये हाथ का जितना वेलोसिटी ये हाथ का उतनी ही वेलोसिटी, अलग अलग होता तो स्लाइड हो जाते एक दूसरे के ऊपर। स्लाइडिंग नहीं है, मतलब पता चल गया, क्या पता चल गया, पता चल गया ये कि सिलेंडर का ये वाला हिस्सा का वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, ये वाला हिस्सा का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ये है 2, ये है 8। पूछा है सिलेंडर का वेलोसिटी, ये घूमते घूमते आगे जाने वाला है, क्या स्पीड में जाएगा, मतलब मिड पॉइंट का वेलोसिटी पूछा है। You are asked to calculate with what velocity cylinder is rolling। तो आपको हो गए सॉल्यूशन में
सॉल्यूशन में कहोगे, आपको दोनों एंड पॉइंट की वेलोसिटी मालूम है, ये VC है, तो आप कहोगे VC इज इक्वल टू वेक्टर है भाई, इट इज, इस पॉइंट को A नाम दे दो, इस पॉइंट को B दे दो, VA प्लस VB बाई 2। VA क्या है? VA is 8 meter per second in this direction. We take traditional x axis and y axis. VA को लिखेंगे 8 I कैप और VB को लिखेंगे 2 in the उल्टा डायरेक्शन ऑफ x axis minus 2 I कैप by 2. Is it coming 3 I कैप meter per second? Yes. इसका मतलब हुआ the cylinder will move to right with 3 meter per second. क्या ये बन सकता है 30 सेकंड में? हाँ, आराम से बन सकता है। ठीक है, ये आराम से बन सकता है। अगर ये जो वेलोसिटी थे, ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये 8 मीटर पर सेकेंड, सपोज नीचे वाले को भी इधर को ही खींचा गया होता 2 मीटर पर सेकेंड में, तो क्या बता सकते हो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर? 5 मीटर पर सेकेंड इधर को, है कि नहीं? यू गॉट इट नाउ। सपोज आई चेंज द क्वेश्चन, आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन। दिया है कि ये कोई एक सिलेंडर है, सॉरी, ये कोई एक लेडर है, ऐसा कोई एक लेडर को रखा गया था। कैसा है लेडर? लेडर थोड़ा ढंग का होना चाहिए। ये है लेडर, दिस लेडर इज केप्ट समवेयर हियर। ये लेडर को ऐसे रखा गया था, ऐसे कहीं दीवार के सहारे हम लोग इसको रखे थे। ठीक है, सपोज व्हेन हम देखें कि ये लेडर फिसलने लगा और दिया है कि लोअर एंड उसका फिसलने लगा, क्या स्पीड में लोअर एंड फिसलने लगा? समथिंग लाइक, सपोज समथिंग लाइक 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और चलो ये मानते हैं कि 3 मीटर पर सेकेंड। डाटा थोड़ा कंसिस्टेंट होना जरूरी है। 3 मीटर पर सेकेंड, और ये मान लो ये जब इधर फिसलेगा, ऑब्वियसली लेडर का ये वाला एंड भी तो फिसलेगा, कितने स्पीड में? 4 मीटर पर सेकेंड। सर क्या अंतर था? इसको 4, इसको 3 लिखते। ये 4 होगा तो ये 3 नहीं होगा, 3 से ये 4 होगा तो ये 4 से ज्यादा होगा। अगेन दे आर रिलेटेड बाय द एंगल हियर, द एंगल इज लुकिंग मोर देन 45 डिग्री, तो चीजें बदल जाएंगी, इसलिए मैं बदला। इनकॉन्सिस्टेंट दिखेगा, मैं अगर इधर 4 इधर 2 कर दूंगा, इनकॉन्सिस्टेंट दिखेगा क्योंकि ये एंगल में नहीं होता है। एनीवे, वो क्या है एंगल के साथ रिलेशन, वो भी देख लेंगे, वो बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि अगर ये 3 मीटर पर सेकंड में गया और ये 4 मीटर पर सेकंड में आया, पूछा है लेडर का मिड पॉइंट का वेलोसिटी क्या है बताओ? फाइंड स्पीड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लेडर at the instant shown। जिस समय में दिखाया गया है उसी समय पे लेडर का मिड पॉइंट का बताओ क्या होगा स्पीड। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये दो एंड है, ए एंड बी, और हम अपना ट्रेडिशनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं, और हमें मालूम है कि जो VC है ये तो VA प्लस VB बाई 2 है। VA है क्या है? इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, सो इट इज 3I कैप। VB है नीचे आ रहा है, y एक्सिस का उल्टा, तो हम कहेंगे उसका वेलोसिटी हो जाएगा 4J कैप बाई 2। अगर वेलोसिटी पूछा होता तो हम भी निकाल सकते थे, लेकिन पूछा है स्पीड, वेलोसिटी होगा ये, स्पीड क्या होगा? स्पीड यू नो इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड? मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज सेम एज 4 का स्क्वायर बाय 2 इज 2.5 मीटर पर सेकेंड।
एंड पॉइंट्स की वेलोसिटी मालूम है, मिड पॉइंट की वेलोसिटी पता कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। तो ई हो गया नोट पॉइंट 6 का करामत। कौन सा नोट पॉइंट था ये? नोट पॉइंट 6 था। नोट पॉइंट 7, नोट पॉइंट 7 देखते हैं। We are still talking about instantaneous velocity. The rate of change in displacement से शुरू किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए? नहीं, अभी तो मैं आपको कारगिल के ऊपर चढ़ा दिया हूँ, फायरिंग करना जारी रखो नहीं तो गए। ठीक है, इतना ऊपर ले आया हूँ कि अभी अगर ढंग से फायरिंग नहीं करोगे तो गए आप। नाउ इट इज मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज और इनएक्सटेंसिबल थ्रेड्स जो थ्रेड को खींच के लंबा नहीं कर सकते, इनएक्सटेंसिबल थ्रेड्स। इसके केस में हमें एक चीज समझ में आना चाहिए कि कोई थ्रेड स्ट्रेच्ड है लेकिन एक्सटेंसिबल नहीं है। मान लो कि कोई स्टील वायर है, खींचने से आसानी से लंबा नहीं हो जाता है, प्लास्टिक वायर है रेदर से। तो अगर इस एंड को कोई 4 मीटर पर सेकेंड में फेंके खींचेगा तो ये भी 4 मीटर पर सेकेंड, ये भी 4 मीटर पर सेकेंड, ये भी चलेगा 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। अगर ये एक्सटेंसिबल होता, रबर का थ्रेड होता, इधर कोई ब्लॉक लगाए खींचेंगे, ये जितना जाएगा इससे ज्यादा जाएगा क्योंकि रबर एलोंगेट हो जाएगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट इनएक्सटेंसिबल थ्रेड्स। दूसरा है, कोई अगर रिजिड बॉडी है, कोई बॉडी को हम रिजिड बॉडी कब कहते हैं? जब किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है। If the distance between any two points of a body is fixed or constant, it is called a rigid body. अगर ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कम ज्यादा होता है तो ये रिजिड बॉडी नहीं है। सोचो कि एक स्पॉन्ज रखा है, दबा देंगे दोनों पॉइंट पास पास आ गए, तो ये रिजिड बॉडी तो है नहीं। रिजिड बॉडी किसको कहेंगे? जब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। थिंक ऑफ ए स्टील रॉड। किसी एक स्टील रॉड को हम फेंक दिए, स्टील रॉड कैसा भी मोशन कर रहा होगा, सीधा जा रहा होगा, घूम रहा होगा या घूमते घूमते जा रहा होगा, कैसा भी केस में किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये पॉइंट को ए कहो और ये पॉइंट को बी कहो, तो आप कहोगे कि ए बी के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो किसी भी समय में ए का वेलोसिटी टुवर्ड्स बी एंड बी का वेलोसिटी अवे फ्रॉम ए हैज टू बी सेम। ये जितना जोर से इधर जाएगा ये उतनी जोर से उधर जाएगा, तभी तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। फॉर ए रिजिड बॉडी द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल और पार्टिकल ए, पॉइंट ए अलोंग ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी, पॉइंट बी अवे फ्रॉम ए अलोंग लाइन ए बी। ये ऐसे रहेगा। समझ में आ रहा? रिजिड बॉडी मोशन हमारा एक सेपरेट चैप्टर है। पार्टिकल डायनामिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स कहते हैं। बड़ा खतरनाक खूंखार चैप्टर है, देखेंगे जब समय आएगा, लगेगा 2-3 महीना और आने के लिए। फिलहाल तो हम देखें कि रिजिड बॉडी किसको कहते हैं। अगर किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सपोज इस बॉडी को कोई 2-3 लोग किक मार दिए, कोई इधर को मार दिया, कोई इधर को मार दिया, तो ये घूमते 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 आगे जा रहा है। सपोज हम कहेंगे ये बॉडी को कोई किक मार दिया, ये घूमते 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 करके आगे जा रहा है। ऐसा कुछ भी हो सकता है इसका मोशन। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सपोज ए का वेलोसिटी है लाइक दिस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए और ये एंगल थीटा है, थीटा 1 है। बी का वेलोसिटी है सपोज समथिंग लाइक दिस और ये एंगल है थीटा 2। तो ये दोनों वेलोसिटी के मिड पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? वेक्टर वी ए प्लस वेक्टर वी बी बाई 2। ये मालूम है, वो पढ़ चुके हैं। अब मुझे पता ये करना है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वी ए, वी बी, थीटा 1 एंड थीटा 2। ए इधर को जितने वेलोसिटी में जाएगा
b इधर को उतनी ही वेलोसिटी में जाएगा, तभी तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तभी जाके ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा दोनों के बीच में, है कि नहीं। तो आपको क्या याद रखना है, याद रखना है a का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ a का कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन क्या हो जाएगा, va cos थीटा 1, और b का वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन इज इक्वल टू vb cos थीटा 2. Component of a vector in any direction is given by product of magnitude of the vector and the cosine of the angle it is making with that direction. ये हम लोग पढ़ चुके हैं बचपन में। तो ये हो गया केस 1। क्या बात समझ में आ रहा है? कोई रिजिड बॉडी का ऐसा होता है। बस आपको समझ में आया कि नहीं आया बताने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लेना चाहूंगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है कि ज्यादा टफ लग रहा है तो छोड़ देंगे? समझ में आ रहा है? यस, मतलब आप लोग भी बाहुबली टाइप के हो। चलो सोचो कि ये कोई एक लेडर है और ये लेडर को यहाँ पे रखा गया था। कौन सा लेडर है? ये लेडर है कुछ ऐसा वाला, छोटा सा लेडर, और बड़ा कर दो, इतना छोटा भी नहीं होता है। यस, ये लेडर है। चलिए मानते हैं कि ये लेडर को लेके हम यहाँ पे रख दिए और जैसे नीचे रखे हैं यहाँ पे एंगल दिख रहा है थीटा। अब ये है एग्जाम्पलरी क्वेश्चन, अगर ये भाग रहा है v1 स्पीड में तो ऑब्वियसली ये भी फिसल रहा होगा v2 स्पीड में। मिड पॉइंट का वेलोसिटी v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर बाई 2, लेकिन वो नहीं पूछ रहे v1 बाई v2, फाइंड v1 बाई v2। लेडर रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है तो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट्स अलोंग द रिजिड बॉडी हैज टू बी सेम। मतलब ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट को अगर बी मानेंगे, बी पॉइंट इधर को जितने स्पीड में आएगा ए पॉइंट इधर को उतनी स्पीड में जाएगा। That means component of v2 in this direction it will be equal to component of v1 in this direction, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ऑब्वियसली ये एंगल 90 माइनस थीटा है। समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे v2 cos 90 माइनस थीटा is equal to v1 cos थीटा। सिंप्लीफाई करिए, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा और v1, सो v1 by v2 is coming out to be v1 by v2 is coming out to be tan थीटा। याद रख लो। समझ में आ रहा है? यस, ऐसा ही कुछ होगा। तो रिजिड बॉडी है, सिंपल क्वेश्चन तो करना है, टिपिकल क्वेश्चंस नहीं करना है। अब इनएक्सटेंसिबल थ्रेड के केस में वेलोसिटी ऑफ थ्रेड एट एवरी पॉइंट इज सेम। बस यही बताने के लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। सपोज हम कहेंगे यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, दिस ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड बाय ए थ्रेड, और ये थ्रेड को इधर से नीचे खींचा जा रहा है v1 स्पीड में, और ऑब्वियसली जैसे इसको नीचे खींचेंगे ये भी मूव करने लगेगा ऑन दी फ्लोर। दिया गया है डाटा में दिया गया है कि ये एंगल है थीटा। फाइंड v1 बाई v2। ये कोई इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है, जब कुछ नहीं मेंशन किया गया है, यू हैव टू अस्यूम द थ्रेड्स आर इनएक्सटेंसिबल, नहीं तो इलास्टिक थ्रेड करके मेंशन करेंगे, नहीं किए तो यू अस्यूम इज टू बी ए इनएक्सटेंसिबल थ्रेड। थ्रेड को खींच के लंबा नहीं कर सकते, इसको नीचे खींचेंगे तो ये इधर जाएगा। रेशियो बताओ। अरे भाई ये वेलोसिटी अगर v1 है तो ध्यान से देखो कि थ्रेड का हर पॉइंट का वेलोसिटी v1 होगा, इस पॉइंट का भी वेलोसिटी v1 होगा, हर पॉइंट का वेलोसिटी v1 होगा। मतलब दिस एंड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी v1। तो
ये ब्लॉक अगर इधर जा रहा है, इधर तो नहीं जा रहा है, फिर भी इधर जाते जाते ब्लॉक का कुछ वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ v2 इन दिस डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ ends velocities, components of velocities of ends of thread along the thread is same at every point, क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द थ्रेड सेम होगा। ध्यान से देखो, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ एंड्स, खाली मैं एंड्स के बारे में लिखा हूं, सेम इज सेम लिखना चाहिए, एवरी पॉइंट क्या लिखना है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज ऑफ, हाँ यहां पर एवरी पॉइंट लिखने की क्या जरूरत है, इज सेम लिख दो तो काफी हो गया, क्योंकि हम एंड पॉइंट्स के बारे में लिख रहे हैं। इज सेम, अरे सेम ऑन क्या, यस, एंड पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द थ्रेड बराबर होना जरूरी है। यहां पर अगर v1 है, यहां पर v1, यहां पर v1, यहां पर तो एंड पॉइंट का वेलोसिटी क्या वेलोसिटी है, एंड पॉइंट का वेलोसिटी है v2, दिस एंड का वेलोसिटी v2 है, इस वेलोसिटी का अलोंग द थ्रेड क्या हो जाएगा, v2 cos थीटा, सो v2 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू v1। स्टेटमेंट को दोबारा पकड़ने की कोशिश करो, दिखने में छोटा है लेकिन बड़ा दमदार है। फॉर एन इनएक्सटेंसिबल थ्रेड being incorporated with interconnected masses, if the masses are moving, the velocity of every point of the thread is same, जिसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखा हूं कि component of velocity of the end points, end point का velocity along the thread must be same। ये पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बराबर होना जरूरी है, क्योंकि जितना थ्रेड निकलेगा उतना ही थ्रेड जाएगा, तभी तो निकलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो v2 ये एंड जा रहा है v2 स्पीड में, थ्रेड का ये वाला एंड जा रहा है v2 स्पीड में, उसका कंपोनेंट अलोंग द थ्रेड हो गया v2 cos थीटा, ये वाला एंड जा रहा है v1 में, कंपोनेंट तो अलोंग द थ्रेड है, तो पता चल गया v1 by v2 इज 1 by cos थीटा। v1 by v2 इज cos थीटा। हाँ थोड़ा मेरा मैथमेटिक्स वीक है, मैनेज करोगे यार, फिजिक्स पढ़ा लिख लिया। हाँ ठीक, इट इज cos थीटा, समझ में आया? 30 सेकंड में बनेगा। रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट को, 3 बार रिपीट करूंगा। कंपोनेंट ऑफ व्हेन ए इनएक्सटेंसिबल थ्रेड इज इन मोशन, वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट इज अलोंग द थ्रेड इज सेम, जिसको सर्टन करके हमारा न्यूमेरिकल के लिए मैं क्या मॉडिफाई किया, components of velocities of endpoints along the thread has to be same, along the thread has to be same। चलो समझ में आया कि नहीं आया, इससे पता चल जाएगा। I am giving you one more case। Supposing हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक डंडा है, ये डंडे को हमने ऐसे बांध के रखा है, ये डंडा मूव नहीं कर सकता, और चलो मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक रिंग है, ये रिंग से हमने क्या किया, एक थ्रेड ऐसा लिया, किसी पुली के ऊपर से करते हुए इस थ्रेड को इधर से झुला दिया, ये कोई एक ब्लॉक यहाँ पे लगा, ये पुली को यहाँ पर फिक्स कर दिया, ब्लॉक चल रहा है v1 में, जब ये ब्लॉक चलेगा v1 में, सपोज ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये रिंग भी तो स्लाइड करेगा। फाइंड v1 by v2। स्टेटमेंट क्या था, फॉर एन इनएक्सटेंसिबल थ्रेड वेलोसिटी ऑफ components of velocity of endpoints along the thread has to be same। ये पॉइंट का वेलोसिटी, ये एंड पॉइंट का वेलोसिटी क्या है v1, along the thread क्या है v1, ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या है v2, ये एंड थ्रेड का ये एंड को वेलोसिटी में जा रहा है v2 में जा रहा है,
उसका कंपोनेंट along the thread, V2 का कंपोनेंट along the thread is V2 cos थीटा, तो V1 by V2। वाओ, ये तो cos थीटा फिर से हो गया। क्या समझ में आ रहा है? यस, बढ़िया है, मस्त समझ रहे हो तुम लोग। स्टेटमेंट याद रखना, कंपोनेंट ऑफ velocity of endpoints along the thread has to be same। थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूं लेकिन 30 सेकंड में बनने की लायक है। I give you one more example। से यहां पर कोई एक फ्लोर है और इस फ्लोर के ऊपर रखा गया है दो ब्लॉक। ये है कोई ब्लॉक और ये दिया है दूसरा ब्लॉक, और हुआ यूं है कि यहाँ पर कोई एक पुली लगा है। यहाँ से कोई थ्रेड ऐसे गया और यहाँ पर कोई एक पुली लगा है। ये पुली को यहाँ से ऐसे बांध दिया गया है। The same thread is connected like this। ये दोनों थ्रेड ऐसे कनेक्टेड है। दिया क्या है? दिया है कि ये है, ये एंगल दिया हुआ है आपको, ये एंगल दिया गया है सपोज 30 डिग्री, और ये जो एंड है इस एंड का, ये उल्टा लिख दिया मैं, ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है, चलो मानते हैं कि 60 डिग्री। अपने हाथ में कुछ भी दे सकते हैं। अब ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। अब अगर इस ब्लॉक को हम खींचने लगेंगे 10 मीटर पर सेकेंड में, तो ये भी तो इधर आएगा। क्या स्पीड में? डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? अगर इसको खींचेंगे तो ये आएगा इधर। क्या स्पीड में आएगा? पुली तो फिक्स्ड है, पुली इज नॉट मूविंग। फॉर एन इनएक्सटेंसिबल थ्रेड, आई रिपीट द स्टेटमेंट अगेन, component of velocity of endpoints along the thread has to be same। ठीक है, ठीक है। इस एंड का वेलोसिटी, इस एंड का वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, ये एंड का वेलोसिटी along the thread has to be same। इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगा? अगर ब्लॉक मूव कर रहा है V2 में तो ये हो जाएगा V2 cos 30 V2 cos 30 है कि नहीं? इस एंड का वेलोसिटी क्या है? 10। इस डायरेक्शन में क्या होगा? तो कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन कितना? ये 60 है तो ये 60 है, 10 cos 60। सो V2 cos 30 मस्ट बी इक्वल टू 10 cos 60। तो पूछा था V2 बताइए, बन गया हमारा V2 cos 30 इज इक्वल टू 10 cos 60। cos 30 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, काट पीट के छोटा हो गया, V2 मिल गया 10/√3 मीटर पर सेकेंड। I repeat the statement again, component of velocity of endpoints along the thread remain same for inextensible threads। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बताया गया, मज़ा तो आया होगा, क्या मालूम गाली भी कर रहे होगे अगर ठीक से समझ में नहीं आया तो, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। मेरा मकसद कुछ दूसरा है, मैं थोड़ा दोगलेपन के आदमी के हूँ। आप लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, मुझे मालूम है कि जनवरी में जेई मेन आएगा। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग जेई मेन भी दो, ज्वाइन मत करो, वो एक रिहर्सल टेस्ट है, रिहर्सल टेस्ट है। प्लीज अपीयर द जनवरी सेशन। अप्रैल वाला जो सेशन होगा वो आप करो ना करो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जनवरी वाला सेशन को अप्लाई करो। इसमें दो फायदे हैं। एक तो हुआ है कि आप अपने आप को जज कर पाओगे एग्जाम में कैसे होता है और सेम टाइम लिमिट में। दूसरा है, अगर आपको मेडिकल एंट्रेंस मिलने का चांस 70% है, सपोज 70% या उससे ऊपर है, मतलब नहीं मिलेगा, है ना, पूरा 100% नहीं है, 70% चांस है कि आपको मिल सकता है, तो जेईई मेन में आपको एक अच्छा रैंक पक्का मिलेगा। दो फायदे हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे, वहां पर भी तो 1 मिनट वाले क्वेश्चंस होते हैं, 25 क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा कवर करते हैं। अगर आप फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25 में से
फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 15 30 क्वेश्चन कर लेते हो तो सोचो कि यू आर कमिंग टू राउरकेला, ज्वाइनिंग राउरकेला NIT एंड विल बी मीटिंग ईच अदर अगेन एंड अगेन। यहाँ से NIT मेरा 500 मीटर डिस्टेंस पे है। आई एम स्टेइंग वेरी क्लोज टू NIT। व्हेन आई वाज इन NIT आई यूज्ड टू शुक हैंड, ऊपर से रह के ऐसे हाथ वेव करता था तो घर से भी लोग करता था, अभी बीच में घर बन गया, समझ में आया? इट इज लाइक दिस। तो क्लासरूम से वही होता था। अभी आपको जो चीज़ें बताया जा रहा है थोड़ा करते हुए चलिए। मटेरियल प्रैक्टिस के लिए जो दिया जा रहा है वो मोस्टली नीट लेवल का दिया जा रहा है, लेकिन आपका जो बुक आया है वो बुक के क्वेश्चंस जेईई मेन लेवल को कवर करेंगे। सिंसियरली ट्राई देम आउट, पक्का बहुत अच्छा होगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।